महसूस करती हूँ, लेकिन वे अभी भी खड़े हैं पूरे, और बहुत तेजी से भागना दौड़ना। हैदराबाद में उनकी सुपुत्री हैं, वे उससे मिलने आए, मुझसे मिलने पता नहीं कैसे मेरे नाम की चर्चा उन्होंने सुन ली, मुझसे मिलने आ गए। उन्होंने दक्षिण भारत के तेलुगु साहित्यकारों द्वारा जो अनुदित विषय सामग्री होती है, उस पर एक बड़ी अच्छी पत्रिका, वेब पत्रिका निकाली है, और भी काम करना चाहते हैं। देखिए उनके हाथ में है वो पत्रिका। ये पत्रिका उन्होंने मुझे दिखाई, उनका अपना कविता संग्रह भी उन्होंने मुझे वहाँ दिया, प्रेजेंट किया मुलाकात के वक्त, और भी कई सारी वस्तुएं उन्होंने मेरे सामने रखी। तो मैं सोची कि इतना तो कादम्बनी का कर्तव्य बनता है कि उन्हें आमंत्रित कर हम कादम्बनी क्लब में उनके प्रति अपना अभिनंदन और वंदन उन्हें समर्पित करें। ये कादम्बनी क्लब 31 वर्ष की यात्रा में पहले तो पुष्पक पत्रिका निकाली, दूसरा तेलुगु और हिंदी में, जो हिंदी में लेखन करते हैं, लगभग 18 हिंदी कथाकारों का संग्रह निकाले हुए है। हिंदी कथाकारों का संग्रह तेलंगाना स्टेट से, केवल तेलंगाना स्टेट में हिंदी कहानी लिखने वालों का संग्रह संकल्पों के साय यहाँ से प्रकाशित की गई। तो स्वाभाविक है कहानीकार यहाँ कम नहीं है, और 18 महिला कथाकार, पुरुष को नहीं लिया गया उसमें, केवल महिला कथाकारों को लिया गया, और वो संग्रह देश भर में चर्चित रही। इसीलिए कहानी पर एक यह गोष्ठी हम आदरणीय अवस्थी जी को अर्पित करते हुए गदगद हैं, और हमारी आत्मा मन सब बहुत ही प्रफुल्लित है। ऐसा लग रहा है अवस्थी जी हमारे बीच हैं, भले ही वे परोक्ष रूप से हों, लेकिन वे उपस्थित हैं। प्रत्यक्ष न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा से, अपने आशीष से, अपने कर्म से वे हमेशा हमारे बीच हैं, रहेंगे। और मैं पुनः पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन और वंदन करती हूँ। ये छोटा सा कादम्बनी का चेहरा, वैसे तो जितने शहर बाहर के लोग आते हैं सबका हम सम्मान करते हैं। साहित्यकारों का सम्मान करना, साहित्यकारों को छीलना, जांचना, मांझना, आगे बढ़ाना, ये 4 प्रक्रिया हमारे द्वारा पूरी की जाती है। उनके साहित्य को अर्थपूर्ण, पहले तो कादम्बनी में प्रकाशित होते थे जो भी साहित्यकार यहाँ अपनी रचना पाठ करते थे, और अब उनको हम पुष्पक में या अन्य तरह से कहीं भी खड़े होकर अपने साहित्य पर चर्चा के योग्य बनाने में बहुत बड़ा कादम्बनी क्लब अपना योगदान देता है। यह भी एक स्वरूप कादम्बनी क्लब का है। काव्य गोष्ठी हमारे हर कार्यक्रम की एक अलग से शोभा बढ़ाती है। आइए एक बार पुनः सबका सम्मान और स्वागत करें। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, 31 साल की यात्रा कोई छोटी नहीं होती है, लेकिन मैंने संक्षिप्त में उसका एक चेहरा आपके सामने रखा है। आप सब लोगों को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मीना जी, अब आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अहिल्या जी। संक्षिप्त समय में इन 3 दशकों की यात्रा को रखना आसान काम नहीं है, फिर भी नए जुड़े हुए सदस्यों तक आपने अपनी बात पहुंचाई है, क्लब की जानकारी दी है बहुत अच्छे ढंग से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, जैसा कि सभी जानते हैं, विगत माह हमने आदरणीय राम कुमार जी वर्मा, इनकी काव्य धारा, इस बात पर डॉक्टर संध्या जी जैन इंदौर से हमसे जुड़ी थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। इस बार डॉक्टर उषा जी दुबे हमारे से परिचित होंगी, हम उनसे परिचित होंगे, और आदरणीय राजेंद्र अवस्थी जी के कहानियों पर बातचीत में हम लोग पूर्णतः सहभागी होकर प्रथम सत्र का आनंद लेंगे। मैं आदरणीय अवधेश कुमार जी सिन्हा, हमारे संगोष्ठी सत्र के संयोजक महोदय, इनसे अनुरोध करती हूँ वे विषय प्रवेश कराते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। अवधेश भाई, एक बात और बताना मैं रह गया। डॉक्टर उषा दुबे हमारे जबलपुर चैप्टर की कन्वीनर हैं। जैसे मैं हैदराबाद चैप्टर की, अब मैं क्या, डॉक्टर आशा मिश्रा हैं, मिल तो अब वही सब कुछ कर रही हैं। उषा दुबे भी हमारे जबलपुर चैप्टर उन्होंने खोला, हम लोगों को जबलपुर बुलाया, और जबलपुर में बहुत सम्मान और बहुत सुंदर एक हमारी संगोष्ठी आयोजित की गई थी। धन्यवाद। अवधेश भाई। हाँ जी, नमस्कार मीना जी। जी। आप जब
आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र अवस्थी जी के सुपुत्र मौजूद हों इस कार्यक्रम में, उनके बारे में मैं कुछ कहूँ तो ये कुछ ज़्यादा होगा। तो समय को न गंवाते हुए मैं आज थोड़ा बहुत देख रहा था और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि आदरणीय राजेंद्र अवस्थी जी से मुझे 2 बार मिलने का अवसर मिला। एक, जब मेरा पहला कविता संग्रह प्रकाशित हो रहा था पटना से, ये बात 1980 की है। वो किसी साहित्यिक कार्यक्रम में पटना आए हुए थे और ये चर्चा चल रही थी कि साहब इसकी भूमिका कौन लिखेगा। तो साहित्यिक कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन्होंने कहा कि अरे अवस्थी जी तो आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं से लिखवा लिया जाए। मैं कहा इससे बढ़िया बात क्या होगी। और उन्होंने पांडुलिपि उनको दिखाई और उन्होंने बैठ के वहीं पे एक कागज लेके और अपने हाथ से लिख दिया और मैंने उस कागज को आज तक सुरक्षित रखा है, उनके हाथ से लिखे हुए कागज को। क्या बात। वही उनका ट्रेडमार्क हस्ताक्षर है, राजेंद्र अवस्थी, जो वो कादम्बरी में किया करते थे। आज तक वो कागज सुरक्षित है, उनके हाथ का लिखा हुआ। दूसरी मुलाकात मेरी उनसे दिल्ली में हुई। मेरे ख्याल से ये 1999 वगैरह की बात है। मेरे विभाग के एक अधिकारी जो थोड़ा सा साहित्यिक अभिरुचि के थे, उन्होंने कहा कि भाई कादम्बरी चलना है, अवस्थी जी से मिलना है। हमने कहा जी मैं तो उनको ऐसे जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। और साहब कस्तूरबा गांधी मार्ग में वो दफ्तर था हिंदुस्तान टाइम्स का। हम लोग वहाँ पहुँचे, संयोग से अवस्थी जी कार्यालय में मौजूद थे। उनको सूचना दी गई, उन्होंने तुरंत बुलाया, बैठाया, बातचीत हुई और उसके बाद उन्होंने उनकी एक कहानी प्रकाशित की कादम्बरी में। ये 2 अवसर पे उनसे मुझे मिलने का अवसर मिला। और अभी अहिल्या जी उनके जिन विशेषताओं की, जिन गुणों की चर्चा कर रही थी, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इतनी आत्मीयता से मिलना और किसी एक अनजान आदमी से और तुरंत वो काम कर देना, ये उनके स्वभावगत विशेषता थी। बहरहाल अभी तो आदरणीय उषा दुबे जी उनकी कहानियों पे चर्चा करेंगी। मैं कुछ देख रहा था उनकी कहानियों के बारे में। जब उषा दुबे जी बात कर लेंगी तब एक आध कुछ जो मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं उस पर चर्चा, यदि समय रहेगा तो होगी। तो आज की अध्यक्षता हमारे अवस्थी जी कर रहे हैं। वो कुछ विशेष अपने पिताश्री के बारे में बताएंगे, उनके लेखन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। और 2 बातें चलती हैं। एक तो जहाँ तक उनकी कहानियों का सवाल है, हिंदी साहित्य में आंचलिक कहानियों की जब बात चलती है तो अन्य कहानीकारों के साथ साथ राजेंद्र अवस्थी की भी बात होती है। उनको भी एक आंचलिक कहानीकार माना जाता है। दूसरी तरफ हिंदी में जो आधुनिक कहानियों का प्रचलन जब हुआ और जब साहब गोई से बात करने की बात उठी, यथार्थ को हूबहू चित्रित कर देने की बात उठी बिना लाग लपेट के, तो उस आधुनिक कहानियों के कहानीकार के रूप में भी अवस्थी जी का नाम आता है। तो ये आप 2 ध्रुव देख सकते हैं, एक आंचलिक कहानीकार के रूप में और एक आधुनिक कहानीकार के रूप में। हो सकता है कि दोनों में कोई समन्वय हो, वो उषा दुबे जी उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ये 2 उनके कहानियों की बातें हैं, विशेषताएं हैं, इस पे आज चर्चा होगी। तो मैं अब अध्यक्ष जी की अनुमति से, मैं उनकी अनुमति हो तो आदरणीय उषा दुबे जी को आमंत्रित किया जाए कि वो अपनी बात रखें
और हम लोग उससे लाभान्वित हों। अवस्थी जी, बुलाया जाए उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय डॉक्टर उषा देवी जी सादर आमंत्रित हैं आज के विषय पर चर्चा के लिए। क्या हो गया? आदरणीय उषा जी, नेटवर्क में कोई समस्या नहीं? लग तो रहा है नेटवर्क में ही समस्या है। नहीं, नाम तो आ रहा है जी जी, कैमरा लेकिन नहीं आ रहा। उनका म्यूट आ रहा है। आ गई। उषा जी आ गया। हाँ, आ गए। आदरणीय उषा जी। हाँ जी जी, आप ही को आमंत्रित कर रहे थे हम लोग। जी। जी, कादम्बिनी क्लब की आज की यह बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज आ रही है मिश्रा मैडम? जी जी, आ रहा है। बिल्कुल आ रही है। कादम्बिनी क्लब की संयोजक और इस कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी न केवल साहित्यकार हैं बल्कि बहुत बड़ी समाज सेवी और पथ प्रदर्शक, आचार्य और गुरु के रूप में छात्र वर्ग के बीच में बहुत प्रशंसित हैं। और आपकी शैली निरीहों में जान भरने की ताकत रखती है। ऐसा व्यक्तित्व साथ में अत्रे जी, अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी, समस्त हमारे श्रोता भाइयों और बहनों जो भी इस संगोष्ठी में शामिल हैं। मैं आज जिस विषय पर अपने विचार रख रही हूँ, डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी की अनुमति से मैंने विषय रखा है डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी, जिनको डॉक्टर उपाधि दी गई थी बाद में। तो श्री राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में आधुनिक बोध, ये आधुनिक बोध पर विचार केंद्रित करके उनकी कहानियों पर मैंने चिंतन मनन किया है। राजेंद्र अवस्थी हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर और प्रयोग धर्मा कथाकारों में प्रथम श्रेणी के कथाकार हैं। पत्रकार एवं संपादक के साथ साथ उपन्यास, कहानी, नाटक, बाल साहित्य लेखक के रूप में उन्होंने अपनी समर्थ लेखनी की छाप छोड़ी है। यात्रा वृत्तांत, कालचिंतन जैसी नवीनतम विधाओं को भी उन्होंने एक सैलानी और वैज्ञानिक की दृष्टि से सशक्त बनाया है। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानियों के केंद्र में है। व्यक्ति और समाज के मध्य पल रहे आकर्षण विकर्षण, बदलते परिवेश में नैतिक मूल्यों की स्थिति, बदलते परिप्रेक्ष्य में आदर्श और यथार्थ के प्रतिमान, नवीन जीवन बोध का सार्थक चित्र राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में विद्यमान है। ये सारे संदर्भ भारतीय जीवन और परिवेश से जुड़े हैं। उन्होंने सर्वत्र आधुनिक जीवन बोध को अपने सामाजिक परिवेश के साथ जोड़कर देखा है और तब कहीं जाकर उन्होंने अपनी मान्यताओं को कहानी में प्रकट किया है। इसलिए उनका आधुनिक बोध विशेष संदर्भ को रेखांकित करता हुआ स्पष्ट होता है। वास्तव में आधुनिकता ज्ञानोदय है, वीरता है, उत्साह है और अस्तित्व की अपूर्व लालसा है। आधुनिकता इतिहास का निचोड़ है जिसमें रहस्यों का अवसान नजर आता है। आधुनिकता एक अन्वेषण है जिसमें शोधपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया निरंतर कारगर रहती है। आधुनिकता सामाजिक व्यवस्था का दर्पण है। आधुनिकता पुराने और नए के समन्वय से प्रतिफलित एक मिश्र धारणा है। राजेंद्र अवस्थी जी की दृष्टि में आधुनिकता चिरंतन सत्य नहीं है और ना ही उसके पास समान दृष्टि है। वह तो स्थान, समय और स्थितियों के हाथ घूमता हुआ एक पवन चक्र है।
जहां तक आधुनिक बोध का प्रश्न है, एहसास का प्रश्न है, वह भी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। अर्थात साक्षात्कार करते समय अपने भीतर के अनुभवों को जब वक्त के परिप्रेक्ष्य में रखकर कोई साहित्यकार उसे अपनी विधा, अपनी कहानी में ढालता है, तो उसे हम आधुनिक बोध कह सकते हैं। राजेंद्र अवस्थी की प्राय समस्त कहानियां आधुनिक बोध का एहसास कराती हैं, समय के साथ ही परिवर्तन कर परंपरा में संशोधन की आकांक्षा रखती हैं। जड़बंधन कहानी, इस पार या उस पार, कगार का पानी, दो अबोल किनारे और एक तिनका, मसहरी, 300 ताजमहल उनकी ऐसी कहानियां हैं जो आधुनिक युगीन संवेदना के प्रबल उदाहरण हैं, जिनमें मैंने परंपरा में संशोधन की मांग को स्पष्टतः अनुभव किया है। आधुनिक बोध के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे आधुनिकता, आधुनिक बोध, आधुनिकीकरण, पुरानी आधुनिकता, नई आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, विकसित देशों की आधुनिकता, विकासशील देशों की आधुनिकता आदि। राजेंद्र अवस्थी की समस्त कहानियां यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक बोध और रचनाकार के भावबोध में ऐतिहासिक संचेतना संयुक्त रूप से विद्यमान कर उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें आधुनिक रचनाकार का वह कर्तव्य बोध सामने आता है जब वे अपने देश के अतीत के साथ ही युगीन यथार्थ को पकड़ बनाए रखते हैं। राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में आधुनिक रचनाकार की दुर्लभ उपलब्धि है। बदलते जीवन मूल्यों को अपनी कहानियों में चलचित्र की भांति प्रस्तुत करना और उन कहानियों में विश्लेषण करते हुए एक विस्तृत कैनवास पर जीवन के अनगिनत भावबोधों को उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से देखा है, जिसमें जीवंत युगीन परिदृश्य और संभावित सुखद भारतीय समाज की संरचना का विधान है। हम कह सकते हैं कि राजेंद्र अवस्थी कवि से लेखक बने, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, संपादक, दार्शनिक, नाट्य और बाल साहित्य लेखक के रूप में परम प्रतिष्ठित रचनाकार हुए हैं। यद्यपि राजेंद्र अवस्थी के साहित्यिक व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं, किंतु उनका कहानीकार सबसे बलिष्ठ और प्रेरक रहा। अनेक कहानियां प्रकाश में आते ही चर्चा का विषय बनी। बहुत सी कहानियों को संदेहास्पद माना गया, किंतु प्रामाणिक उनकी पैनी नजर पड़ी तो उनकी लेखनी सच्चाई खोलने लगी। लावारिस लाशें, भीड़ कहाँ नहीं, तलाश, बटरोली की एक शाम, भूचाल आदि अविस्मरणीय कहानियां साकार हो उठी। राजेंद्र अवस्थी जी की समग्र कहानियां, जिसमें 100 कहानियां हैं, ये 2 कहानी समानांतर रूप से चलती हैं। एक में उनकी आंचलिक कहानियों का संग्रह है, दूसरा है नगरीय जीवन से संबंधित कहानियां। इस प्रकार उनका कहानी लेखन 2 समानांतर प्रवाह के साथ सामयिक युगबोध का साक्षात्कार कराता है। समग्र कहानियों के अध्ययन के उपरांत मैंने पाया कि राजेंद्र अवस्थी नई पीढ़ी के उन महत्वपूर्ण कहानीकारों में हैं जिन्होंने कहानी को आधुनिक संदर्भ में उसके वास्तविक अर्थ की गरिमा प्रदान की। उनकी कहानियों में आधुनिक संदर्भ के विविध लक्षण अपनी मौलिकता के साथ विद्यमान है, जैसे संबंधों का विघटन, संबंधों से जुड़े रहने की छटपटाहट, आधुनिक जीवन की मनः स्थितियां, विभाजन, मोह भंग, निरर्थकता, विसंगतियां और विघटन आदि। अपनी कहानियों के कथा संयोजन में प्रयुक्त आधुनिक संदर्भ के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है। गौर करने वाली बात है, स्वभाव से मैं अग्रगामी, चेतनशील और प्राप्त के प्रति असंतुष्ट और जो कुछ अब तक मिला है उससे बड़ा बेचैन हूँ। मेरी यह बेचैनी 21वीं सदी की बेचैनी है। यह बेचैनी नगरों महानगरों की बेचैनी है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि यह बेचैनी महानगरों भर की नहीं, आज के बदलते गांवों और कस्बों की भी बेचैनी है। इसलिए मेरी इन सभी कहानियों के कथानकों में भिन्नता के साथ साथ भाषा, भाव, शैली में भी परिवर्तन मिलेगा। मैंने प्रयत्न किया है कि हर कहानी अपने आप में नई लगे। उनकी कहानियों के पात्र अनंत जिजीविषा के साथ जीवन को जीते हैं, भोगते हैं और संघर्षों से जूझते हुए दिखाई देते हैं। वे ना थक कर बैठते हैं,
न समर्पण करते हैं। प्रायः उनकी समस्त कहानियां चरित्र प्रधान हैं। सामाजिक कहानियों के सभी पात्र अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पात्र मध्यवर्गीय, संत्रास, ऊब, घुटन, अजनबीपन, अकेलेपन से कुंठाग्रस्त हैं, साथ ही संघर्षशील और जिजीविषा पूर्ण भी। डूबते हुए क्षण, पर्दे के पीछे, पानी के पर्दे, भोला, हमदर्द कहानी के नायक आकांक्षा और आशाओं के समाप्त होने पर भी अपने अंदर अपूर्व जिजीविषा संजोए हुए हैं, जो उन्हें मौत से भी लड़कर अस्तित्व की सुरक्षा का साहस प्रदान करती है। अस्तित्व का बचाव ही राजेंद्र अवस्थी के पात्रों को आधुनिक बोध की कसौटी पर खरा साबित करता है। उनकी समस्त कहानियां समकालीन युगीन संवेदना से, संचेतना से अभिव्यक्ति पाती हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक संदर्भों को उजागर करती हुई घटनाएं, परिवेश, पात्रों को कथानक के रूप में ग्रहण किया गया है, जो एक दूसरे से इतनी भिन्न है कि पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ये एक ही लेखक की कहानियां हैं। उनकी कहानियों का शिल्प विधान पूर्ववर्ती कहानियों से भिन्न है, जो नई कहानी के अनुरूप साबित होता है। कथानक की संरचना में उन्होंने मध्यवर्गीय नगरीय जीवन को लिया है, जिसके गठन में उन्होंने विभिन्न शिल्प का प्रयोग किया है। कहीं कथानक प्रेमचंदी आधार पर सीधा सपाट है, तो कहीं नाटकी और कहीं कहीं सांकेतिकता से कहानी आगे बढ़ती है। समय परिवर्तन के साथ ही राजेंद्र अवस्थी की अवधारणाओं में भी परिवर्तन आया, लेकिन बस्तर से निकलकर जब महानगरों की जिंदगी से वे रूबरू हुए, तो उनकी मानसिकता के तेवर में भी तत्काल फर्क नजर आया। वहां के राजनीतिक माहौल ने उन्हें उद्वेलित किया। भ्रष्ट नेताओं का पर्दाफाश करने के लिए ही प्रतीक्षा, जनसेवा और बंगला नंबर 10 जैसी कहानियां लिखी। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण जिंदगी से कहीं अधिक शहरी लोगों का जीवन उलझनों और झूठे दिखावे से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने समय के बदलते चेहरे की हर भाव भंगिमा को कहानियों में उतार कर रख दिया है। उनकी कहानियों में विद्यमान युगीन संवेदना के विभिन्न रूपों का चित्रांकन हुआ है, जैसे सामाजिक ढांचे का बदलाव, नैतिक धार्मिक मूल्यों का विघटन, संयुक्त परिवार का विघटन, व्यक्तिवादिता, पति पत्नी के बदलते संबंध, आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव, अजनबीपन का एहसास, आधुनिक जीवन का खोखलापन, क्यू क्रम का इंतजार, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की महान सोच, ये सब राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में विद्यमान है। उनका कहानी लेखन आदिवासियों की निश्चल अभिव्यक्तियों से आरंभ हुआ, और इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक संदर्भों में जीता हुआ उनका लेखक कहीं भी आधुनिक बोध से हटकर नहीं लिखता। वे जीवन के वर्तमान संदर्भों को देखते चलते हैं। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि समय परिवर्तन के साथ ही जब राजेंद्र अवस्थी के दृष्टिकोण में और लेखन में परिवर्तन आया, तब हमने ये पाया कि युवा वर्ग को प्रेरणादायी चिंतन प्रदान करने वाला उनका कहानी लेखन आधुनिक व्यक्ति के अहम की, उसके अस्तित्व की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। खुली किताब के पन्ने से उनका अधुनातन चिंतन आधुनिक हताश युवा वर्ग को एक अद्भुत शक्ति का संचार करता प्रतीत होता है। अलेक्सा, करो वह जो तुम्हें भाता है। उनका कहना था, जिंदगी भर चमचे बनकर कब तक जीते रहोगे? चमचा बनना है तो बनो वह चमचा जो हर कप को, हर ग्लास को तोड़ देता है और वह वैसा ही बना रहता है। अवस्थी जी लिखते हैं, मैं पहले तो कहूंगा चमचा मत बनो, परंतु यदि बनना पड़ ही जाए तो चमचे की शक्ति को मत भूलो, उसे पहचानो और मजबूत करो। समय आता है, कई बार आदमी अपने को गिराता है और अपने को गिराना पड़ता है, लेकिन बोधिसत्व का संदेश है, सोचो, विचारो, फिर करो। राजेंद्र अवस्थी के चिंतन में उन सभी तत्वों का समावेश कहानियों के पात्रों में देखने को मिलता है, जो आधुनिक समसामयिक जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करते हैं। उनके चिंतन की सही विशेषता है
कि उन्होंने आदर्शवाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, फ्रायडवाद, प्रकृतवाद, अस्तित्ववाद, अलगाववाद का अतिक्रमण कभी नहीं किया, मानववाद को ही विशेष महत्व दिया। आधुनिक बोध और आधुनिक संचेतना के विविध आयामों को लेकर कथा भूमि का निर्माण उनकी कहानियों में है। वे किसी वाद विशेष के समर्थक नहीं थे, किसी वाद विशेष या विचारधारा के बंधन में न जकड़ने के कारण ही उनकी कहानियां कुंठित होने से बच गईं। उनकी चिंतन दृष्टि अत्यंत व्यापक फलक पर विश्व दृष्टि है, जो उनके गहन चिंतन और विभिन्न विचारधाराओं के मंथन का परिणाम है, जो वैश्विक स्तर पर चिंतन की नई दिशाओं के द्वार खोलती है। मेरी दृष्टि में आधुनिक बोध, अवस्थी जी लिखते हैं, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से जुड़कर साहित्य अपना अर्थ स्वयं प्राप्त करता है, मूल्य प्राप्त करता है। आधुनिकता हमेशा संवेदना के साथ जुड़कर अपना अर्थ ग्रहण करती है। मैं तो कहूंगा कि आधुनिकता चिरंतन सत्य नहीं है और ना ही उसके पास समान दृष्टि है। वह स्थान, समय और स्थितियों के हाथ घूमता हुआ एक पवन चक्र है। अवस्थी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में मैंने प्रकाश नहीं डाला, फिर भी उनके स्वतः के शब्दों में कि मेरा जीवन लगातार ना जाने कितने परिवेशों में बदलता और चलता रहा है, इसलिए मेरे लेखन में भी निरंतर बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और यही आधुनिक बोध की खासियत है, वक्त के साथ चलना। जो मेरी आरंभिक कहानियां हैं वे मुख्यतः सघन जंगलों में रहने वाली आदिवासियों के जीवन के संबंध में हैं। उसका कारण है कि मैंने अपना बहुत सारा समय उनके साथ बिताया था। उनकी अपनी पहचान की तलाश को पकड़ने की मैंने कोशिश की। दूसरी कहानियां वे हैं जो ठेठ शहरी जीवन पर लिखी गई हैं। जब मैं बंबई गया तो मेरी संकुचित दृष्टि को बड़ा विस्तार मिला। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बाहर देखने, पढ़ने, घूमने फिरने में जो दृष्टि में विस्तार मिलता है वह किताबी ज्ञान से नहीं मिल सकता। आज भी हम आर्थिकता से इतने ग्रस्त हैं कि हमारे टूटते हुए सामाजिक संबंध कहीं ना कहीं विवश होकर हमें जोड़े हुए हैं। व्यक्ति अपनी यात्रा एक दर्द से शुरू करता है और एक दर्द में ही उसको अपनी यात्रा खत्म करनी पड़ती है। इन दो दर्दों की यात्रा में वह अपना स्वामी क्यों नहीं हो सकता? अपने ढंग से क्यों नहीं जी सकता? आर्थिक दबाव के कारण आदमी निरंतर शोषण का शिकार होता जा रहा है। मैं तो कहूंगा व्यवस्था चाहे जो भी हो, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक या पुराने अंधविश्वासों की हो, इन सबसे विद्रोह किया जाना चाहिए। यदि आप में विद्रोह करने की हिम्मत नहीं तो फिर मरने के बहुत से रास्ते हैं, और जब मरने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं तो फिर किसने कहा कि अपनी जिंदगी को आप सिसकते हुए, घिसटते हुए चलाते और घसीटते जाओ। दूसरों की हिफाजत के लिए आप कुत्ता बनकर रह जाइए। कम से कम मैं तो आदमी की पराजय कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं आदमी के प्रभुत्व को अंगीकार करता हूँ। ये आधुनिक बोध अवस्थी जी का रहा है। मुझे लगता है कि आज की कहानियां एक्सपेरिमेंटल स्टेज से उबर गई हैं। उनसे जब पूछा कि आज कहानी का भविष्य क्या है, तो ये उनका नजरिया है। उसका आज कोई रुझान हो सकता है तो सामाजिक यथार्थ से सामना करने के रूप में हो सकता है। जो कहानियों का रूप बन रहा है वह अत्याधुनिक है, रुचि संपन्न है। इसलिए आज जो कहानियां लिखी जा रही हैं वे निश्चित रूप से अपना चरित्र बनाएंगी। जीवन के अनुभवों के प्रति एक सजगता लेखक में जरूर होना चाहिए। सही अंतर्धाराओं को सामने रखा जाना चाहिए। आधुनिक लेखक की पहचान तो उसकी सजगता से होती है, जो अपने समय के पूरे द्वंद्व, विसंगतियों, विरोधाभासों से टकराने में सामर्थ्यशील होती है। उन्होंने आधुनिकता को भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़कर उन मूल्यों को नकारा है जो आज के संदर्भ में गतिरोधक है। उनके स्थान पर प्रगतिशील नवीन मूल्यों को स्वीकृत कर उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है। किंतु आधुनिकता की दुहाई में उन्होंने उन मूल्यों का तिरस्कार कभी नहीं किया जिन पर हमारे देश का अतीत टिका हुआ है। परंपराओं का विद्रोह, रूढ़ियों का नकार, युगानुरूप अपने विचारों में, आचरणों में परिवर्तन, ये उनके पात्रों में कूट कूट कर देखने को मिलता है। उनका तर्क है, परंपराओं का बोझ किस सीमा तक उठाया जा सकता है।
जो बिना बैसाखी के चलने में असमर्थ है। नवीनता लाने के लिए परंपरा को तोड़ना पड़ता है। उनकी सतर्क दृष्टि बदलते मूल्यों को पहचान दिलाने में समर्थ है, विकृत और धुंधली नहीं। उनकी समग्र कहानियों के अध्ययन के उपरांत मैंने जो महसूस किया वो ये कि उनकी दृष्टि के पैनेपन से, आज के जीवन की जटिलताओं से, मध्यवर्गीय भटकाव भरी जिंदगी से, जंगलों में छिपी आदिवासियों के सहज जीवनचर्या से सबको अवगत कराकर सोद्देश्यतापूर्ण अभिव्यक्ति उनकी कहानियों में मिलती है। एक विस्तृत कैनवास पर अपनी कहानियों को लिखने वाले राजेंद्र अवस्थी आधुनिक बोध संपन्न एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले कहानीकारों को एक दिशा दी है। उनकी कुछ कहानियां यदि मैं मूल्यांकन करूं तो एक दो कहानियों में मैं उनका स्वरूप आपको बताने जा रही हूं। आधुनिक जीवन में नारी पुरुष के संबंध देह स्तर तक ही सीमित होने के कारण संबंधों के आयाम मिटते जा रहे हैं। संबंध और रिश्तों की व्यर्थता आधुनिक जीवन की आपाधापी की उपज है। मन और भावना की गहराई निरर्थक हो जाती है। संबंधों को ढोने बनाए रखने के लिए एक आंतरिक दबाव निरंतर बना रहता है। सौदा, विभाजन, ऊसर खेत, तीनों कहानियों के कथा वस्तु के संयोजन में इन्हीं दुविधा युक्त संबंधों का अंकन है। सौदा कहानी का अंत भी वहीं आकर हुआ जहां अक्सर दो प्रेमियों का हुआ करता है। अर्थात कहानी के अनुसार वे प्रेमी नहीं रह जाते, एक मशीन बनकर रह जाते हैं। फिर वह मशीन अपने ही आप को इस तरह घिसने लगती है जैसे तपेदिक के कीड़े लग जाने से ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। इस प्रकार स्त्री पुरुष के पारस्परिक वैवाहिक संबंधों की विवशता धीरे धीरे विद्रोह का रूप धारण करती जा रही है और तलाक जैसी सामाजिक समझौते की व्यवस्था ने अपना विशेष स्थान बना रखा है। यही बोध विचारकी का अनुभव हमें आधुनिक दृष्टि प्रदान करता है, किसी समस्या के समाधान की ओर उन्मुख लगता है। यह हमारे समग्र बोध का एक ज्वलंत उदाहरण है। राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में कथा वस्तु का जब संयोजन की बात हम करते हैं तो यह पाते हैं कि समूचा विश्व जहां एक व्यापार स्थल है और व्यापार स्थल में परिवर्तित होता जा रहा है, वहां आर्थिक दबाव से पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। संवेदनाएं बिखर गई हैं। उनकी कहानियों के कथानक आर्थिक संकट के कारण विघटित जीवन के विविध आयाम उजागर करते हैं। कैसे गीत लिखूं सजनी, पानी के पर्दे, लम सेना, एक सिपाही की मौत, ये कहानियां इन्हीं आर्थिक विसंगतियों को अंकित करती हैं। एक सिपाही की मौत कहानी में सेठ जी एक ऐसा बिजनेसमैन है जो अपने मुनीम की बेटी की शादी के लिए 2000 रुपए देने से इनकार कर देता है और उसी वक्त नीलिमा नाम की मैडम के हाव भाव से आकर्षित होकर वह 5500 रुपए देने को तैयार हो जाता है। इसी कहानी का नायक मैं सेठ जी के इन मंसूबों को देखते ही सोचने पर विवश हो जाता है कि मैं सोचने लगता हूं कि वह भी एक बिजनेस था। यहाँ भी बिजनेस की बात है। यह सारी दुनिया ही बिजनेस की धुरी पर खड़ी है। एक का दूसरे से बिजनेस, बिजनेस का बिजनेस से बिजनेस, और सैनिक भी यदि जान देंगे तो, और डैश डैश करके कहानी बहुत कुछ सोचने को बाध्य कर देती है। आर्थिक यंत्रणा झेलती मध्यवर्गीय व्यक्ति की नियति कथाकार राजेंद्र अवस्थी की कहानियों में आधुनिक बोध के साथ उभरी हैं। महत्वाकांक्षाओं ने भी संबंधों में दरार पैदा की है। पानी के पर्दे, तलाश, बांझपन, तन्हाई, शीशे के पर्दे, लावारिस लाशें आदि कहानियों की कथा वस्तु का आधार भी आर्थिक असंतुष्टि पर टिका हुआ है। पानी के पर्दे कहानी में एक अपंग व्यक्ति की पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, जिसमें कराह है, तड़पन है। एक असहाय व्यक्ति की आंखों पर कीचड़ और पानी के पर्दे पड़े हुए हैं और वह इसके लिए विवश है। मोटर एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें गंवाने के बाद वह पलंग से उठकर बाहर भी नहीं जा सकता। बच्चों व पत्नी की अपेक्षा
पत्नी और बच्चों की उपेक्षा ही जैसे उसकी नियति बन जाती है। ऐसी अवस्था में यदि किसी पराये व्यक्ति की सहानुभूति मिलती है तो उसमें अद्भुत उत्साह, उमंग, आशा का संचार होता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को अवस्थी जी ने अपनी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सशक्त रूप में कथा सूत्र में पिरोया है। इस प्रकार राजेंद्र अवस्थी की संपूर्ण कहानियां नवीन जीवन मूल्यों से ओतप्रोत हैं। कथाकार राजेंद्र अवस्थी के कथानकों में आधुनिक संदर्भ के प्रमुख तथ्य राजनीतिक घटनाक्रम को भी उन्होंने कहानियों में अछूता नहीं छोड़ा। जनसेवा, बंगला नंबर 10, प्रतीक्षा, मकड़ी के जाले आदि कहानियां राजनीतिक घटनाक्रमों को ही दर्शाती है। जनसेवा कहानी का नायक एक MLA श्री टंडन है। वही टंडन जो कभी स्टेज के पीछे फूल मालाओं का गुच्छा लेकर खड़ा होता था, थोड़ा बढ़ने के बाद स्टेज पर आकर माइक पकड़ने लगा और किसी भी बहाने से बोलने लगा, भाइयों बोलो भारत माता की जय, गांधी जी की जय। जमाना बदलने पर वह एक साधारण आदमी से MLA हो गया और जनसेवा का नायक बन गया। यह हमारे समाज का यथार्थ बोध है। शीशे के पर्दे की कथा वस्तु के अंतर्गत आज के मध्यवर्गीय परिवार में सहमे सच्चे कुंठित आत्मलीन व्यक्तियों की कथा है। मध्यवर्गीय व्यक्ति परिवार के बीच अपने को नितांत बेकार, अर्थहीन समझता है, जो ड्राइंग रूम की शोभा तो है किंतु अपने आप में बेहद भद्दा और कांटेदार महसूस करता है। अभावों, चिंताओं, कुंठाओं ने जैसे मध्यवर्गीय नायक की इच्छाओं को समाप्त ही कर डाला। पर राजेंद्र अवस्थी ऐसा नहीं सोचते। आज के महानगरों में एक आत्मीय और परिचित संबंध को बनाने के लिए व्यक्ति कितना व्याकुल और उत्सुक है, यह राजेंद्र अवस्थी की तन्हाई कहानी को पढ़ने के बाद एकदम समझ में आता है। तन्हाई की कथा वस्तु में इसका चित्रण है। मानवों की भीड़ में नायक अपने आप को अकेला महसूस करता है। मशीन की तरह कार्य करने के बावजूद भी कोई आत्मीय नहीं जिसके साथ वो अपने मन की बात कर सके, जिसके साथ वह बैठकर खाना खा सके, शादी विवाह की बात कर सके। ऐसे ही टूटते जोड़ते संबंधों की कथा वस्तु का संयोजन है तन्हाई। इस कहानी का नायक शंकर दो बहनों को अपने प्रेम जाल में फंसाना तो चाहता था, लेकिन उनके द्वारा अचानक अंकल पुकारे जाने पर वह ठगा सा रह जाता है और एक बार फिर से एकदम अकेला और तन्हा। ये परिवेश की सच्चाई है। आर्थिक दबाव के कारण व्यक्ति नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को अस्वीकृत करता जा रहा है। अनैतिकता और चारित्रिक अवमूल्यन आधुनिक अर्थ केंद्रीय समाज की नियति बनती जा रही है। बटरोली की एक शाम, चक्कर, औरत एक मक्खी इसी चरित्रहीनता का उदाहरण है। औरत एक मक्खी में जोसेफ द्वारा मिसेस बेंजो का सौदा होने पर गलत रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाती है और वह लिखती है, कहती है, मुझे अपने आप से घृणा हो गई थी। उसके साथ रजनी और संध्या थी। मैंने इन दोनों के पैर पकड़ लिए, मिन्नतें की, इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मेरी सहायता करो, पर वे पत्थर हो गई थी। सिगरेट के धुएं में मैंने मिसेस जोसेफ को उड़ा दिया और अब मिस उषा बन गई। इस प्रकार स्त्री विमर्श को कहानी में कथानक का विषय बनाकर राजेंद्र अवस्थी आधुनिक संदर्भ के एकदम निकट हैं। स्त्रियों की विवशता इस स्वतंत्र राष्ट्र में अभी भी कायम है। इससे हम आंख चुराकर नहीं निकल सकते। स्त्रियों की मजबूरियों को आवाज देकर उन्होंने एक स्तुत्य कार्य किया है। नगर महानगर की विभत्सता का बड़ा ही यथार्थ और कटु चित्रण लावारिस लाशें हैं, तलाश कहानियां हैं। ये सभी एक प्रकार से समाज के आकर्षण, विकर्षण, सौंदर्य, उसकी कुरूपता, उसकी समृद्धि, उसकी असमृद्धि, उसकी कुरूपता, खोखलेपन को दर्शाती हैं। कुल मिलाके मैं ये कहना चाहूंगी कि राजेंद्र अवस्थी जी का संपूर्ण कहानी साहित्य आधुनिक बोध की उस विचारधारा से प्रेरित है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, कभी हार नहीं मानता, उसकी जिजीविषा, उसकी मानवता उसे मिटने नहीं देती, बार बार गिरता है और गिरकर उठता है। यही राजेंद्र अवस्थी का जज्बा है और उनकी इस प्रकार के रचना धर्मिता को कोटि कोटि प्रणाम, उनको नमस्कार। जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत अति सुंदर। उत्तम, अति उत्तम। जी आदरणीय उषा दुबे जी, जी आपने तो सारी बातें कह दी और बहुत संक्षेप में इतनी सारगर्भित बातें, उनकी एक एक कहानियों की आपने चर्चा की, पूरी तरह से समीक्षा की। जी उनकी जो मेरी प्रिय कहानियां जो राजपाल एंड सन से प्रकाशित हुई, मैं ऐसे थोड़ा देख रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं था। उसकी शुरुआत में जो उन्होंने 3 पेज लिखे हैं, उनकी अपनी बात है, वहां मैं थोड़ा सा अटक रहा था और मैं चाहता हूं कि उस पर यदि आप प्रकाश डाल दें, क्योंकि यहाँ इस पटल पे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो कवि और कवयित्री हैं। वो लिखते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। मुझे याद है एक दिन मैंने एक कहानी लिखी थी और कविता को बिना लौट कर देखे तलाक दिया था। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा, मैंने उसी पेज पे जा रहा हूं। वो कहते हैं, आज की दुनिया में कविता से निरर्थक और बेमानी और कोई चीज नहीं हो सकती। जी ओढ़ी हुई संवेदनाओं और परंपरागत उपमाओं की भीड़ में शब्दों की को बांधना हास्यास्पद सा जान पड़ता है। लगता है ऐसे कुछ है, आदमी कहीं मुखर नहीं होता, कोरे शब्दों और अक्षर क्या गुजर पे केवल उन शब्दों और अक्षरों को जोड़ने वाला बाजीगर है। ये कविता के बारे में वो कह रहे हैं या कवि के बारे में कह रहे हैं? कहानी के बारे में वो कह रहे हैं। ठीक है, इसके उलट सच्चाई यह है कि अपनी सही अभिव्यक्ति केवल कहानी से ही हो सकती है, क्योंकि कहानी वो बाजीगर का, कहानी न बाजीगर का कमाल है और न ओढ़ा खोल चढ़ा हुआ ढोल। कहानी हमारी आसपास की दुनिया का एक अक्ष है, और यदि दुनिया का कद और रूप रंग बदल सकता है तो कहानी भी बदल सकती है। और असल में आज की कहानी बदलती हुई दुनिया की कहानी है। अब इस में आप कविता के प्रतिमान, कवियों की रचना धर्मिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र अवस्थी के विचारधारा के हिसाब से? सर, अवस्थी जी कवि थे, प्रारंभ में कविताएं लिखते थे। उन्होंने उसी समय संयोगवश एक कहानी लिखी, उलझन नाम था। आप जो संदर्भ बता रहे हैं उलझन कहानी का है, और उस पर उनको 11 रुपए का पुरस्कार मिला। तब उन्होंने सोचा कि कविता से अच्छा तो कहानी लेखन है, और जीवन की संक्षिप्त व्याख्या कहीं मिल सकती है तो कहानी में। उपन्यास यदि एक विस्तृत विधा है, जीवन की व्याख्या है, तो कहानी एक पल को जीने वाली, एक समग्रता में व्यक्त करने वाली विधा है। तो कहानियों की तरफ इनका विशेष रुझान रहा, और बाद में वही कहानियों का रूप उनके विस्तृत कथा साहित्य का फलक बना, जिसमें उन्होंने बीमार शहर और उनका जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास था जंगल के फूल, ये सामने आया। तो कुल मिला के राजेंद्र अवस्थी जी का ये मानना बिल्कुल सत्य है कि कहानियों में कहने की गुंजाइश पात्रों के माध्यम से बहुत होती है, और उन्होंने प्रत्येक वर्ग के पात्र को प्रतिनिधित्व बनाकर जो जीवन की सच्चाइयां उकेरी हैं, वो निस्संदेह एक कालजयी रचनाकार की विशेषता हो सकती है, जिन्होंने वक्त की नब्ज को पहचाना और लिखा। ये सही है, लेकिन कविता को बेमानी और निरर्थक कह देना ये नहीं सर, उन्होंने कविता को बेमानी और निरर्थक नहीं कहा। ये उस किताब में लिखा हुआ है। नहीं सर, ये व्यक्ति, आपने बेमानी और निरर्थक, उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि में बेमानी और निरर्थक कहा होगा, पर उनकी मान्यता नहीं थी। उनकी तो कहानियों का एक संकलन अभी अभी प्रकाशित हुआ है, जिसमें जीवन के प्रति एक अद्भुत जिजीविषा है। आप उनके कविता संकलन की कविताओं को पढ़ोगे
तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये कमेंट उससे कितना भिन्न है। अब ये उन्होंने बेईमानी तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना और ना बेकार कहा। अवस्थी जी और जरा और ध्यान दीजिए। और शिवशंकर अवस्थी जी ने ही उसका संपादन किया है मैं बता रहा और हूँ, पिछले वर्ष ही उनका वो काव्य संकलन दुनिया के सामने पहली बार आया। सर अब उसको आप जरूर पढ़िएगा। वो कहानियों के आगे भी निकल गए, उन्होंने स्वयं अरे लिखा बहुत है। आगे निकल गए सर। हाँ, नहीं सर नहीं, ऐसी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। विधा नहीं है सर जब उन्होंने उस पर चिंतन ना किया हो। नहीं 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 नहीं, उन्होंने मैं दूसरी इतना बात कुछ कह रहा लिखा हूँ। है, नहीं क्या नहीं, पत्रकारिता, क्या मैं उन्होंने कोट कर रहा हूँ। संपादन, काल चिंतन का स्तंभ भी अपने आप में मैं वो सब नहीं अनूठा कह है रहा सर। हूँ। मैं उसी विधा की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कुछ, जैसे उन्होंने कहानी लिखने के बाद कविता को तलाक दे दिया, और वो कहते हैं कुछ ऐसा ही तब हुआ था जब कहानी लिखते लिखते मैंने उपन्यास लिख डाला था, और इस तरह एक साथ 2 बीवियों से समझौता किया था। ये उनके शब्द हैं, मैं कुछ इस पे ऐड डिडक्ट नहीं कर रहा हूँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर उन्होंने समझौता तो कभी नहीं किया जो मैंने पढ़ा। मैंने 3 PhD कराई। अब आप रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने समझौता किया या नहीं किया ये किसी मने स्थिति विशेष में लिखा हुआ उनका वक्तव्य है, इस पे प्रकाश डालने के लिए। हाँ नहीं सर, हमारे समझौता जैसा शब्द तो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। कोई क्या कहता इसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने वही किया जो उनको उचित लगता था, और हम तो उसी को मानेंगे जो उनके अंत समय तक जो यात्रा चली लेखन की, वही अंतिम विराम है, उसी को हम सत्य मानेंगे और वहीं अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि बहुत अच्छे कहानीकार थे, जीवन की बहुत अच्छी परख थी उनके पास इत्यादि। पर 1-2 टिप्पणी लेकर फिर हम लोग अत्रे जी के पास चलेंगे। जी आदरणीय अहिल्या जी, कुछ आप कहेंगी? मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं जहाँ तक समझती हूँ जिस विषय को आपने छेड़ा है, कोई भी साहित्यकार, आप स्वयं साहित्यकार हैं, उसकी एक मना स्थिति होती है। उस समय उस मना स्थिति में जो शब्द उसके कलम की नोक से झरते हैं, वो शब्द पूरे उसके साहित्य आकाश को नहीं ढकते। वो तो एक क्षणिक आवेग होता है जिसे साहित्यकार सत्य है, लिखता है। हाँ सत्य है। और दूसरा जो है, अवस्थी जी कविता लिखते थे, ये 2म दर्जे में हो गई थी। वो अपने जंगली फूलों के कारण बहुत ऊंचे साहित्यकार के तबके में आए थे। पत्रकार तो पहले दर्जे के थे ही। अपने जमाने में इंदिरा गांधी जी के खास पत्रकार होने के कारण समूचे विदेश की यात्रा उन्होंने की थी, और संवाददाता के रूप में नहीं बल्कि एक जमे जमाए पत्रकार के रूप में वो जाने माने जाते थे। दूसरा पक्ष काल चिंतन का, बहुत सारी बातें इस पर हुई हैं। तीसरा जो है उनका कहानी का पक्ष, जिस पर अभी कई संस्करण भी निकलने हैं, और हमारे शिवशंकर अवस्थी जी ने उनकी प्रतिनिधि कहानियों पर भी काम किया है। बहुत सारे काम चल रहे हैं, अपने कृतियों से वे अमर हैं। इसलिए अमर हैं कि वे क्षणिकता में कुछ भले लिख गए हों, लेकिन उनकी जो व्यापकता है उसको उस क्षणिकता से हम मूल्यांकित नहीं कर सकते। मेरी धारणा ये है। एक साहित्यकार, एक कालजयी साहित्यकार के रूप में वे सदा अपने स्थान पर दृढ़ हैं और रहेंगे। चाहे कहानी का स्वरूप हो, कहानी के अलग अलग इफेक्ट्स आपने डॉक्टर उषा दुबे के आलेख में देखा। एक एक शेड समाज के सभी विकृतियों को और आदिवासी समाज के जीवन के मूल्य और जीवन के स्थापनाओं को किस तरह उनकी हर कहानी अपने आप में चिन्हित करती है, और किस तरह वो उस समाज विशेष का प्रतिनिधित्व तो अपनी उस कहानी में करते हैं। समाज विशेष के चरित्र, समाज विशेष के पात्र, समाज विशेष की शैली, यहाँ तक मैं शैली की भी बात करूंगी, भाषा, इन सब को वो किस तरह जीते थे कहानीकार के रूप में। वो इतना
समर्पित थे कि अपने को भूल जाते थे कि वो राजेंद्र अवस्थी हैं। वो उस पात्र के अंदर घुसकर उसके चरित्र के एक एक रेशे रेशे की विशेषता उधेड़ कर आपके सामने रखते थे। उस व्यक्ति का नाम राजेंद्र अवस्थी था। वो व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संपूर्ण संस्था थे और साहित्य के सभी विधाओं के गूढ़ ज्ञाता थे। मैं इतना ही उनके संबंध में कह सकती हूँ। उनके साहित्य पर, वैसे तो सभी के साहित्य पर कोई ना कोई कोण या प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन मेरे विचार से उनके जिस तरह उनके पत्रकारिता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, काल चिंतक के रूप में जिस तरह वो सदा सदा अमर रहेंगे और उनके जैसा काल चिंतन करने की क्षमता मैंने कहीं हिंदुस्तान में किसी राइटर के अंदर नहीं देखी है। बहुत सारे लेखकों को मैंने पढ़ा है, जाना है, लेकिन वो क्षमता केवल अवस्थी जी में थी। जब वो जो कोई भी उनका स्वरूप देखता है वो जानता है कि अवस्थी हमेशा जमीन से जुड़े व्यक्तित्व रहे। उन्होंने जमीन कभी नहीं छोड़ी, कितने भी ऊंचाई पर वो गए हों, लेकिन जब वो अपने आप में सिमटते थे, अपने व्यक्तित्व में वापस आते थे, तो वो एकमात्र एक सद्गुणी व्यक्ति, एक सहृदय व्यक्ति, एक प्रेम देने और पाने की उत्कट लालसा में जीवित रहने वाला शख्सियत बने रहे। ये उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ी विशेषता थी और इसी कारण वे अपने लेखन को कई खंडों में, कई काल खंडों में बांटकर देखते रहे और उन काल खंडों को वो स्वयं जीते रहे, भोगते रहे और तब लिखते रहे। आजकल एसी के कमरों में बैठकर बड़ी सारी गरीबी और बड़ी सारी बेरोजगारी और बड़ी सारी स्त्री विमर्श और बहुत सारे दलित विमर्श और सब कुछ लिखे जाते हैं, लेकिन राजेंद्र अवस्थी उन जंगली आदिवासियों के बीच जाके जी के, भोग के, खा के, पी के, रहन सहन देख के लिखने वाला व्यक्तित्व था। ऐसा लेखक भले ही वो कादम्बनी के एसी कमरे में बैठता हो, लेकिन जब उसका लेखक उसके अंदर जगता था, उस व्यक्तित्व के अंदर, तो वह भटकने पर विवश हो जाता था। एक लेखक जब तक भटके नहीं, जब तक यहाँ वहाँ मतलब का अपने आप को बिल्कुल बेकार नकारा बनाकर उन लेखन के उन क्षेत्रों में जिए नहीं, तब तक वो लिख नहीं सकता और वो सत्य नहीं लिख सकता। और वो सत्य के लेखक थे, सत्य के उद्घाटक थे। उनकी सभी रचनाओं में वो सत्य बोलता है। अभी आपने उदाहरण देखे हैं और वह सत्य वह स्वयं नहीं बल्कि उनके जिए हुए क्षण, भोगे हुए क्षण को उन्होंने व्यक्त किया है। मैं इतना ही कहूंगी और मैं इतना जरूर कहूंगी कि बहुत अच्छा डॉक्टर उषा दुबे ने बहुत अच्छे ढंग से उनके साहित्य पर विस्तृत एक निबंध डालकर हमारे बहुत सारे नए पीढ़ी, हमारे साथ अभी जो जुड़े हैं जितने लोग हैं, सब नए पीढ़ी के लेखक हैं जो अवस्थी जी का नाम भी कभी सुने होंगे। ऐसे लोगों के बीच उनके रचना पर इतना सुदृढ़ चर्चा होना अपने आप में एक उपलब्धि है और ये कादम्बनी क्लब के प्रणेता को एक श्रद्धांजलि भी है। नमन। उषा मैम, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि अपनी आलोचना खुद करना, अलग अलग स्तर में, अलग अलग स्तर के रूप में उसमें साहित्य को छूना और फिर अपनी आलोचना खुद करना, ये जो महान साहित्यकार थे वो वही कर सकते थे। आज के तो लोग दो चार कुछ लिखते हैं, ये करते हैं, स्वयं प्रशंसित होकर के दूसरों से प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं। उनको जब लगता था कि मैंने दिया है कहानी को, ज्यादा मैंने दिया है उपन्यास को, तो उन्हें लगता था कि ये मैंने, ठीक है, कविता शायद इंफीरियर है, ये है। अपनी आलोचना खुद करना ये महान साहित्यकार का बहुत बड़ा एक द्योतक है। मैम, ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली राजेंद्र अवस्थी के बारे में। अब हम लोग आदरणीय अत्रे जी की ओर बढ़े, या आशा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, अध्यक्ष जी की ओर बढ़ेंगे। नहीं, ये प्रथम सत्र में अत्रे जी शामिल हैं या उनका अलग से? नहीं, अभी प्रथम सत्र को कंक्लूड करेंगे, फिर कविता में भी उनको शामिल रहना है। अत्रे जी जो हमारे विशेष 5 मिनट का लिमिट समय दिया गया है। जी, अब उनकी ओर बढ़ेंगे।
अच्छा, उनकी ओर वही तो कह रहे हैं ना। तो हम लोग अब आदरणीय अत्रे जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, आदरणीय अत्रे जी अपनी बात रखें। नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी। बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ और विशेष रूप से मैं अहिल्या मिश्र जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया और अपनी बात कहने के लिए एक अवसर प्रदान किया। मूल रूप से संगोष्ठी जैसा कि कादम्बिनी की एक परंपरा है, हर मासिक में एक गोष्ठी होती है और यह गोष्ठी विभिन्न साहित्यकारों, विभिन्न विषयों को लेकर के होती है। मुझे विशेष रूप से संगोष्ठी में अपने कला पक्ष की भूमिका के लिए कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। वैसे मैं कहानीकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं नाटककार हूँ, मैं प्लेज लिखता हूँ, मैंने फिल्में बनाई हैं, किंतु यहाँ विशेष अवसर पर जब मैं हैदराबाद आया हूँ तो अपनी कुछ पेंटिंग्स को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ और इसका जिक्र मैंने अहिल्या जी से, मिश्र जी से किया था कि मैं पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने के लिए यहाँ हैदराबाद में आया हूँ। मेरा मूल विषय और मेरा संवाद है तो मेरी पेंटिंग से जुड़ा हुआ है और ये पेंटिंग मैंने हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर के बनाई है। मैं जयपुर में जब था उस समय ये दुर्घटना हुई थी, 21 उस समय दुर्घटना हो गई थी और फिर मैं अहमदाबाद आया और हैदराबाद आया तो ये सारे संदर्भ ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। मैंने 26 पेंटिंग ऑपरेशन सिंदूर की बनाई है। हालांकि इसके पहले मुझे चर्चा राजेंद्र अवस्थी जी का संक्षेप में इसलिए भी करनी चाहिए कि चूंकि विषय राजेंद्र अवस्थी जी से जुड़ा हुआ है तो मैं सबसे पहले तो उस 80 के दौर को, 80 के दशक को मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा अपनी बात में, जब राजेंद्र अवस्थी अलवर में आए थे और वहाँ साहित्य संगम के एक विशेष कार्यक्रम में वो सरोजनी पीतम के साथ में वहाँ पर वो आए थे। तो अलवर में राजस्थान में उस दौर के जो सबसे अच्छे श्रेष्ठ कवि थे, जगमेंद्र तायल, भागीरथ भार्गव, आग्नेय दुबे और ऋतुराज जैसे कवि, वो उनके संपर्क में आए थे और उस समय जो नई कविता का, नई कहानी का जो विशेष दौर चल रहा था, उस दौर में राजेंद्र अवस्थी की एक अलग भूमिका थी। मुझे कहना चाहिए कि नई कहानी हो, चाहे सारिका हो, चाहे कल्पना हो, चाहे माध्यम हो, चाहे कादम्बिनी हो, तो समय पत्रिकाएं लघु पत्रिका के एक आंदोलन से या तो जुड़ी हुई थी या स्वेच्छाश्रयी पत्रिकाएं थी या कुछ विशेष प्रकार के प्रकाशन संस्थानों से और बाकी प्रकाशन जो बड़ी संस्थाएं थी उनसे वो पत्रिकाएं निकल रही थी। उस दौर में ज्यादातर लेखन जो था वो आंदोलन धर्मी था। विशेष रूप से 60 के बाद, 65 के बाद अकविता का आंदोलन हुआ जिसमें अगली जनरेशन बीटनिक पोइट्री का दौर रहा, कहानी का दौर रहा जिसमें टोटली नई कहानी के बाद की या परंपरागत कहानी के बाद की जो कहानियां लिखी गई, उस समय के सारे दौर में जो कहानीकार सामने आए उनसे सारे कहानीकारों से राजेंद्र अवस्थी की भूमिका और लेखन बिल्कुल अलग था। मेरा कहना इसलिए यहाँ एक संदर्भित है कि उन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में, अपनी विशेष प्रकार की कविताओं में उन्होंने जिस तरह के चरित्रों का निर्वहन किया है, जो लिखा है, उसमें तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, तमाम प्रकार की जीवन मूल्यों के विघटन की बातें कही गई हैं, किंतु उसमें सारा उनका समीचीन जो पक्ष है वो तटस्थ रहा है। उसमें किसी प्रकार से उन्होंने एक स्वस्थ जो जीवन मूल्य है उनको हमेशा उनके साथ प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह के आंदोलन के साथ बहने की कभी कोशिश नहीं की। इसलिए मैं ये मानता हूँ चाहे वो आंचलिक कथा दृष्टि हो या आंचलिक कथा लेखन हो, चाहे उनका दूसरी तरह की कहानियां या कविताओं का दौर हो, उन्होंने रेणु से या दूसरे तमाम प्रकार के लेखकों से सीधे ठोस जमीन पर उतर करके जो वहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स थी उनको उजागर किया। तो ये राजेंद्र अवस्थी का एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त पक्ष जो है वो उनकी लेखन में सामने आया, जो बहुत मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। यानी उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी आंदोलन के साथ सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, फिर भी उनके जीवन का सारा लेखन, उनके यात्रा वृत्तांत, उनका संपादन
चाहे वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में रहे हो, चाहे कादम्बिनी में रहे हो, चाहे उन्होंने सारिका में भी कुछ समय तक संपादन किया। एक स्वस्थ जीवन मूल्य और सकारात्मक पत्रकारिता को वो समर्पित रहे। मैं इसके साथ ही अपनी बात जो मैं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, मैंने 26 पेंटिंग यहाँ बना करके और हैदराबाद में उनका प्रेजेंटेशन करने के लिए मैं आया हूँ। और वो 26 पेंटिंग्स, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि वो पेंटिंग्स में उनका आधार क्या है। तो कहना मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं अपनी बात पढ़ देता हूँ। गोयर्निका जैसा कुछ एक क्षण के लिए, जाने किन आसुरी वृत्तियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों को 22 अप्रैल को बंदूक की गोलियों से अगला सूर्योदय न देखने के लिए मौत की गोद में सुला दिया। उसी जघन्य अमानुषिक अपराध की प्रतिक्रिया के रूप में मैंने ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग्स बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर कोई कला प्रदर्शनी नहीं है या किसी तरह का विरोध या असहमति भी नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति है, सीधी सपाट अभिव्यक्ति है संसार के उन सभी जन समूहों सरोकारों के उसमें हिलोरे हैं जो बार बार हमें अमृत मंथन की ओर ले जाते हैं और पौराणिक सुरासुर संग्राम की ओर जोड़ देते हैं। यह संग्राम हमारा नैतिक दायित्व भी है और नियति भी है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यही जीवन का सार है। यही वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और गीतोपनिषद है। कर्मवाद, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। यही है हमारी प्रतिबद्धता, जिजीविषा और हमारा विश्व। हमारा रचना संसार यही है। तलाश है सार सार को गही रहे, चौथा दे उड़ाए। पुनरपि ऑपरेशन सिंदूर कोई कला संवाद नहीं, विरोध नहीं है, यह प्रतिरोध भी नहीं है, यह प्रतिरोध है, विरोध नहीं। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी कविता से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तुम हो तुम्हें देखता हूं मैं केवल तस्वीर में अब, जहां तुम हो तुम्हें देखता हूं मैं केवल तस्वीर में अब, तुम्हें पाता हूं मैं रोटी सौंधी महक में, तुम्हें तलाशता हूं सिंदूर की रेखा में, क्षितिज में जहां मिलते हैं हम सदा, जहां मिलते हैं हम सदा न मिलने के लिए, अनंत का यही है अंत जहां तुम रहती हो। मित्रों, हैदराबाद की सेपनिक सिटी में मैं यहाँ कादम्बिनी क्लब में आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, विशेष रूप से जो चर्चा राजेंद्र अवस्थी जी को लेकर के हो रही है तो बहुत वसीह है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत दूर तक जाने वाली है। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम लोग अध्यक्ष जी की ओर मुड़ते हैं। हाँ, प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी जी। आदरणीय अवस्थी जी, आपकी अध्यक्षीय टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मीना जी भी साथ साथ हैं। आवाज थोड़ा बढ़ाइए। मैं करीब आता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और सबसे पहले डॉक्टर अहिल्या मिश्रा को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय चुना और उनके अंदर जो कादम्बिनी क्लब के प्रति निष्ठा है वो लगातार बनी हुई है। कभी वो बीमार भी हो जाती हैं, परेशान भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कादम्बिनी क्लब को नहीं छोड़ा। यह एक बहुत बड़ी बात है। तब जबकि बहुत सारे नगरों में कादम्बिनी क्लब खुला था, अब सब जगह बंद हो गया। इसका अर्थ हुआ कि यदि कादम्बिनी बंद हो गई तो क्लब भी बंद हो जाएगा। कादम्बिनी बंद हो गई ठीक है, लेकिन कादम्बिनी क्लब का उद्देश्य तो मुख्य तौर पे साहित्यिक था। साहित्य तो कभी समाप्त नहीं हो सकता और ये सिद्ध जो है वो डॉक्टर अहिल्या मिश्रा ने किया। बाकी उन्हें उसको चलाया नहीं, उनको उससे मतलब भी नहीं रहा। मुझे ध्यान है, अब पिताजी के बारे में बोलना बहुत मुश्किल काम होता है एक बेटे के द्वारा। मुझे ध्यान है कि जब कादम्बिनी क्लब बन रहा था, यानी जो क्लब की पूरी जो पूरा जो विचार आया था उनके मन में, रात को एक विचार आया था, सो बोले क्या मैंने एक ऐसा प्लान करने वाला हूँ जिससे कादम्बिनी की जो सर्कुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो कादम्बिनी क्लब का मुख्य तौर पर उद्देश्य तो यह था और यह कि
नए नए कवियों को पैदा करना, उनको खास तौर पे जो है नए लेखकों को पैदा करने में बड़ा बड़ा शौक था, क्योंकि आमतौर पे जो संपादक थे वो बड़ी गरिमा के साथ एक तरह से छुपे रहते थे, सामने नहीं आते थे। एक उनका ऑफिस था जो कि सबके लिए खुला रहता था। छोटे से छोटे व्यक्ति जो लेखक बनना चाहते हैं वो उनके पास पहुंचते थे, वो अपनी रचनाएं दिया करते थे, उनको वो सुधारते थे, कई लोगों को दे दिया करते थे कि इसको सुधारो, और इस तरह से एक पूरी पीढ़ी जो है वो पिताजी ने खड़ी की, और वह पीढ़ी आज भी उनको बहुत याद करती है। तो एक मेरा पिताजी के प्रति जो सबसे बड़ा प्रेम मुझे दिखाई देता है कि मतलब साहित्य के प्रति उनका जो प्रेम था, उनका जो आदर था, सम्मान था, वो केवल अपने तक सीमित नहीं था। वो यह कि और भी अन्य लेखकों को समय दिया जाए, आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए, यह भी उनकी पूरी जो साहित्य यात्रा है उसका यह एक अभिन्न अंग था। अवधेश जी ने एक प्रश्न उठाया था कविता को लेकर। मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं कहना, बहुत छोटा था मैं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि शुरुआत जो उन्होंने की थी वो कविता के साथ की थी, और बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते थे। और यह कि मेरे सामने मैंने ही उनकी कविताओं को इकट्ठा किया है। एक छोटी सी कविता के कुछ अंश आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। ओ पावस के पहले बादल, तुम ढोने आए मटमैले अंबर का मटमैला आंचल, तुम रोते हो पागल धरती में मुस्कान जब घूर रही, अंकुर की लज्जा की सीमा जब धीरे धीरे टूट रही, जब किसी गांव की गोरी ने अपना पहला घूंघट खोला, जिसके चेहरे को देख प्यास से भरा पसीना तब बोला है आज बहारों का न्योता, दिखते तुम शत घायल ओ पावस के पहले बादल। बहुत उच्च स्तर की कविताएं जो हैं वो उन्होंने लिखी और वो काफी प्रसिद्ध भी हुई। मुझे लगता है कि जो उनके जीवन के अंदर ये जो साहित्यिक जीवन है उसमें जो बड़ा भारी परिवर्तन आया वो तब आया जबकि वो जंगल के फूल पे काम कर रहे थे। तो जंगल के फूल जो उनका आंचलिक उपन्यास है और आज भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके लिए उनको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि ये एक वास्तविक भूमकाल की जो घटना है मध्य प्रदेश की, वो वास्तविक घटना पर आधारित है और उसमें उनको काफ़ी काम करना पड़ा, उधर जाना भी पड़ा। इसी प्रक्रिया में उनका जो है उनका परिचय जो है बस्तर के साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि तब उनको ये महसूस हुआ होगा कि कविता के अंदर आप भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कविताओं का जो परिप्रेक्ष्य है वो थोड़ा छोटा होता है। इतनी सारी अच्छी वो टाइम है जबकि अभी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और नेहरू के नेतृत्व में देश चल रहा था, और यह कि देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, ये सारी चीज़ें थी वो जुड़ी हुई थी। तो उनको लगा होगा कि जो कविता है वो इस पूरे परिप्रेक्ष्य को शायद समेटने में सफल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने जो है वो दूसरी विधाओं का जो है वो कहानी का सहारा लिया। आगे चल के जैसे आपने बताया कि वो एक कहानी लिखते लिखते वो कहानी बड़ी हो गई, तो वो जो है उपन्यास बन गया। तो इस ढंग से वो जो है वो आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने फिर बाद में कविता जो है, ये नहीं कि कविता उन्होंने लिखना बंद कर दिया, कविता वो लिखते रहे, लेकिन उन्होंने उसको प्रकाशित नहीं कराया, क्योंकि एक उनकी अजीब प्रकार की एक मानसिकता थी कि मुझे याद है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स से रिटायर हुए, आखिरी दिन मैं गया था उनके साथ, वहाँ वो सामान सारा का सारा लेकर आया था, और उस दिन के बाद वह कभी अपने कार्यालय नहीं गए, हिंदुस्तान टाइम्स ही नहीं गए। वहाँ से हम लोग निकल जाया करते थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए। जो एक चीज़ खत्म हो गई, एक चीज़ फिर उसको त्याग देना चाहिए, वापस नहीं जाना चाहिए। शायद कविता के प्रति वो यह दृष्टिकोण उनके अंदर रहा होगा, इसलिए उन्होंने बावजूद इसके कि इतनी कविताएं लिखते रहे, उन्होंने कभी उसका संग्रह जो है वो प्रकाशित नहीं करवाया। बताते थे कई मित्रों ने मुझसे कहा कि उनका इतना सारा काम है उसको आप इकट्ठा करिए, मैंने फिर इकट्ठा किया और ये
पुस्तक जो है डायमंड ने पब्लिश की है। अभी भी बहुत कविताएं उनके कागजों में मिल जाती हैं जो कि अप्रकाशित हैं। लेकिन सवाल उनका यदि देखा जाए तो उन्होंने कभी काव्य संग्रह प्रकाशित करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वापस उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं। शायद यह एक हो सकता है, पूरी तरह से नहीं कह सकता, बहुत शुरुआत की ये बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं उनके काव्य को इकट्ठा करना शुरू किया और संग्रह किया तो मुझे ऐसा लगा था। डॉक्टर उषा दुबे हमारे परिवार की सदस्य हैं, हमारी वो रिश्ते में भी हैं और पिताजी के बहुत करीब थी, और इनका पिताजी के साथ लगातार जो था वो टेलीफोन में संपर्क होता था। बहुत बार डॉक्टर उषा दुबे घर में भी आया करते, तो इसलिए वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से हमारे परिवार से परिचित हैं और पिताजी के कार्य से भी परिचित हैं। अब गढ़ा, जहाँ से पिताजी ने अपने जीवन का प्रारंभ किया, उषा जी भी वहीं की हैं। हम लोग का वो घर है वो बिल्कुल पड़ोस में है, और गढ़ा की जो वो गलियां हैं जहाँ से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, तब वो बहुत ही बड़े संकुचित, बस बहुत ही सीमित प्रकार का वो जीवन था। ठीक है, जो हमारे दादा थे वो हेडमास्टर थे, लेकिन फिर रिटायर हो गए थे, और उसके बाद जो है काफ़ी समय हो गया था। पिताजी किसी एक हाई कोर्ट के वकील के पास क्लर्क बन गए थे, और वहाँ उस वकील ने उनको कुछ डांटा तो उन्होंने छोड़ा, और वो कहा कि अब मैं गढ़ा छोड़ दूंगा। दादा बहुत पीछे पड़े रहे कि नहीं नहीं मत जाओ, वो जो भी पैसा है वो मैं दूंगा, लेकिन वो नहीं रुका। गढ़ा की गलियों से हम लोग निकले बाहर, हम लोग नागपुर पहुंचे, नागपुर से बम्बई पहुंचे, और बम्बई से सिल्वर फॉइल में रखेंगे। ये जो पूरा सफर है, यह सफर एक तरफ उनकी पत्रकारिता का है। नागपुर पहुंचे, नागपुर में नवभारत का संपादन किया उन्होंने, जो रविवार से परिशिष्ट हुआ करता था। इसके बाद जब वो बॉम्बे पहुंचे तो वहाँ सारिका के संपादन विभाग में थे। इसी में उन्होंने फिर फिल्म बनाने की सोची, तो रणजीत स्टूडियो में उन्होंने अपना पूरा एक कार्यालय बनाया, और उधर उन्होंने फिल्म पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उनको इधर नंदन के लिए बुला लिया बिरला जी ने, और फिर हम लोग दिल्ली में थे। दिल्ली में फिर से कोटि के पत्रकार तो वो थे ही, तो यहाँ उनको विदेशों में जाने का अवसर मिला। फिर राजीव गांधी के साथ विदेश गए, इंदिरा गांधी की पूरी टीम के वो जो जाया करते थे। नरसिंह राव के साथ भी उनके भी टीम में वो गए थे। और फिर ये कि जितने नेता हैं उन सबसे उनका बहुत विशेष संपर्क था। कई नेताओं के झगड़े जो थे आपस में हमारे घर में ही निपटाए गए थे। तो क्या हुआ कि ये जो पूरा इतना व्यापक परिवेश जो उनको मिला, हर तरह का जीवन मिला उनको। एक तरफ वो गांव में रहे, तो उनकी कहानियों में आप गांव पाते हैं। फिर वो बस्तर पहुंच गए, तो बस्तर का पूरा जीवन जो आंचलिक जीवन है उसको उन्होंने अपने लेखनी का विषय बनाया। फिर वो बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे में उन्होंने जो अपना फिल्मी जीवन है, उस फिल्मी जीवन में जो काम किया वो उसमें सफल तो नहीं हुए। उनके रणजीत स्टूडियो में अल्टीमेटली कार्यालय बंद करना पड़ा था, और कोई फिल्म तो बन नहीं पाई थी। लेकिन एक पूरा का पूरा जीवन जो उन्होंने जिया, एक फिल्मकार के रूप में, किस प्रकार से सेठ को बुलाया जाता है, किस प्रकार से सेठ को पटाया जाता है, किस ढंग से जो ढकोसला है फिल्मों का, कि किस तरह से पैसे सब इकट्ठे करने, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया और सबको उजागर किया। बहुत सारे लोग जो थे इन चीज़ों को समझते थे कि ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता,
उनको इस लेखनी को पता चला कि नहीं, वास्तव में ये घटनाएं जो हैं वो घटती ही हैं। इस तरह से जब वह दिल्ली आए तो दिल्ली का जो पूरा राजनीतिक जीवन है उसमें उसका जो ढकोसला है, उसकी जो अपनी अलग विसंगतियां हैं, एक नेता कैसे बनता है, एक नेता जब वो चुनाव जीता हुआ होता है, मंत्री हुआ होता है, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, और जब वो मंत्री नहीं रह जाता, वो चुनाव हार जाता है, तो क्या स्थिति होती है। ये सब चीजें उन्होंने खुद जिया, देखा और उस सबको अपनी लेखनी का अंग बनाया। भोगा हुआ यथार्थ उनकी पूरे लेखन का सारांश जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो भोगा हुआ यथार्थ है। फिर यह कि दिल्ली से आप जबलपुर जाते हैं, अब बड़ा जो है, पहले तो गांव था, अब तो गांव रहा नहीं, लेकिन उस जमाने में जब आप या वापस जाते थे, बॉम्बे से बाहर वापस आते थे या दिल्ली से जब जबलपुर जाते थे तो वहाँ के जो परिवारजन हैं उनकी जो अपेक्षाएं हुआ करती थी, क्या सोच हुआ करती थी। मुझे याद है कि एक बार मैं अपनी नानी के साथ, मेरी नानी मंडला में थी, तो साथ उनको कुछ बीज लेना था, तो 3-4 गांव के आगे जो था वो एक गांव था जहाँ से कि वो बीज लेना था। वो मुझे ले गए वहाँ पर, मैं छोटा था तो वो जिससे बीज खरीद रहे थे उसको नानी ने बताया कि भैया ये तो दिल्ली से आए हैं और 7 दिन जो है, 7 दिन और 7 रात यात्रा करते हैं, उसके बाद चलते थे। तो वो भी वो उसने जो हमारे लिए चाय वाय बनाई, क्योंकि नानी बोली आमतौर पे ये बहुत कंजूस आदमी है, कुछ चाय वाय कभी किसी को पिलाते नहीं, तो हमको कुछ चाय वाय पिलाई। फिर वो मुझसे पूछता है कि भैया आप वो लाल किला के अंदर गए हो जहाँ पर कि वो एक तख्त है और उस तख्त में यदि लोहा छुओ तो सोना हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, हम लाल किला बहुत बार गए लेकिन ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। अरे वो तुमको जाने नहीं दिया होगा। तो जो गांव का आदमी जो है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब गांव का आदमी शहर के आदमी के संसर्ग में आता है, उससे जो मिला बातचीत करता है, तो उसको लगता है कि जो इतने शहर में रहने वाले लोग हैं वो बहुत खुशनसीब, टेलीविजन उस तरह से फैला नहीं था, लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान तो था नहीं। तो यह कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं बहुत अमीर होते हैं, उनके पास खूब सोना चांदी होता है, उनका जीवन बहुत बड़ा मस्त जीवन है। अपना जीवन जो वो देखते थे, उस जीवन के में जितनी दुख दर्द थे, उनको लगता था कि शहर में जो है बिल्कुल सुख के अलावा और कुछ नहीं है। एक जो पलायन गांव से शहर की तरफ हो रहा था, वो शायद इसी कारण से हो रहा था। और इसमें क्या होता था कि जब ये शहर का आदमी गांव पहुंचता था, अपने घर पहुंचता था, तो चाहे उसके पिताजी हैं, चाहे उसके भाई हैं, सबको ये लगता था कि एक बहुत बड़ा बिरला आ गया है, बहुत बड़ा अरबपति व्यक्ति आ गया है, भले ही वो छोटी सी नौकरी करने वाला हो, और उससे बहुत सारी उसकी अपेक्षाएं हुआ करती हैं। अपना शहर उनकी एक कहानी है। उस अपना शहर में उन्होंने जो है ये जो अपेक्षाएं हैं गांव के लोगों की, उन लोगों के प्रति जो कि छोड़ के चले गए गांव और शहर में रह रहे हैं, और भले वो जिस प्रकार से रह रहे हों, पता लगा कि 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, उन दोनों बरसाती हुआ करते थे, लोग बरसाती में रहा करते थे, लेकिन फिर भी जब आप अपने गांव पहुंचते थे तो आप किसी बड़े सेठ से कम नहीं हुआ करते थे। और ये जो है मैंने महसूस किया कि उन्होंने ये सारी चीजें जहाँ जहाँ वो जैसे रहे, जो उन्होंने जो चीजें देखी जीवन के, उन सब जीवन को जो है उसको उन्होंने लेखपत करने का पूरी कोशिश की। कहानी युग में वो आया। हमारे पड़ोस में जब हम दिल्ली में थे तो हमारे एक पड़ोस में एक पिताजी के मित्र थे और वो अकेले थे, उन्होंने शादी नहीं की। उनके सामने एक दूसरा परिवार था, एक कपल था, और वो दोनों के बीच में बहुत प्यार था। अब यह व्यक्ति जो है ये उस सब चीजों को देखा करता था, तो कभी उसको बहुत अच्छा लगता था कि ये दोनों बहुत प्यार है, कभी उसको बहुत बुरा लगता था कि अब चूंकि वो बिल्कुल अकेला है,
वो अब उस अकेलेपन में चाहता है कि हर आदमी जो है उसी तरह रहे। जब वो जम के हाथ प्रयास करते हैं तो वही जो मतलब एक घर था, उसमें 1-1.5 कमरा था, उसमें वो रहता था, बाकी वो लोग रहते थे। तो जो दरवाजा था, दरवाजे को जोर जोर से पीटा करता था कि चुप करो, बहुत शोर मचाते हैं। ये उन्होंने जो है, उनकी एक कहानी है, वो एक अकेला। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को जो है बड़े अच्छी तरह से समेटा है। तो कहने का अर्थ है कि वो पिताजी की जो महीन कहना चाहिए कि चीज़ों को समझने की और मानवीय भावनाओं को, मानवीय संतरास, मानवीय दर्द, वो सब कुछ समझने की जो एक ऐसी भावना रही उनके अंदर, जिसके कारण से उनकी कहानियाँ जो हैं वो इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई, इतनी अच्छी हुई। बाकी जितना अच्छा विश्लेषण, जो समीक्षा डॉक्टर उषा दुबे ने किया, वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इन्होंने बहुत श्रम किया और पूरा उनका जो पूरा साहित्यिक जीवन है, जहाँ तक सवाल कहानियों का है, उसको उन्होंने यहाँ पर पेश किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और आप सब यहाँ रहे और आप सब ने इसमें शामिल हुए, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी। हाँ, अब तो ये प्रथम सत्र को हम लोग यहीं संपन्न कर दें। हाँ। और दूसरे सत्र की ओर बढ़े। मीना जी। जी हाँ जी। अब कभी गोष्ठी जो हमारी परंपरा। हाँ, एक बात मैं मीना जी आपको बता दूं, अभी जो कुछ पहलगांव में हुआ, आज उस विषय पर जो भी रचना पाठ करना चाहें उन्हें आमंत्रित कीजिए, और सबसे पहले उन सभी शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर दें इस सत्र में। हमारे बीच संदीप शर्मा जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से पहली बार जुड़े हैं शायद हमारे कार्यक्रम में आज। कौन? बहुत संदीप शर्मा जी, दिल्ली। अच्छा, संदीप जी हैं। हाँ, तो स्वागत है सर। हाँ, उनको विशेष अतिथि के रूप में लो। बहुत अच्छे राइटर हैं, रामायण पर उनका बहुत सारा काम है। उनकी रचना देखकर तो मैं चकित रह गई। इस युग में रामायण पर इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो आगे बढ़ाइए मीना जी। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा संदीप शर्मा जी। आपके साहित्य का मनन मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मैंने मंगा लिया है और पढ़ रही हूँ। जी धन्यवाद। आपकी पुस्तकें भी मुझे मिल गई हैं, लेकिन अयोध्या से आने के बाद अचानक 1 महीना बहुत बीमार